नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन। आज मैं बीए पार्ट 3 इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ा रही हूँ और आज हम देखेंगे कि 1858 से 1906 की अवधि में देशी राज्यों में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का विकास किस प्रकार से हुआ। जो इस प्रकार है। 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कहा गया कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएगी तथा देशी नरेशों व नवाबों के साथ जो समझौते और प्रबंध किए हुए हैं, ब्रिटिश सरकार सदैव उनका आदर करेगी तथा उनके अधिकारों की रक्षा भी करेगी। देशी नरेशों को ब्रिटिश सरकार द्वारा सनदें प्रदान की गई, जिनके द्वारा उन्हें गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई। इन सनदों के द्वारा भारतीय राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बन गए। देशी राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण। लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के देशी नरेशों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अच्छा प्रशासन दें। हम चाहते हैं कि समस्त राजपूताना में न्याय तथा व्यवस्था की स्थापना हो तथा प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति सुरक्षित रहे। ब्रिटिश सरकार ने जब देशी राज्यों में प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना शुरू किया तो यह स्थिति आ गई। रेजिडेंटों का बढ़ता हुआ प्रभाव। ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक देशी राज्य में अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करती थी। रेजिडेंट के द्वारा ही गवर्नर जनरल को देशी राज्य के प्रत्येक विषय की जानकारी दी जाती थी और उसी रिपोर्ट के अनुसार किसी भी राज्य पर कार्यवाही की जाती थी। ये रेजिडेंट ही देशी नरेशों के भाग्य का निर्णय करते थे। प्रत्येक देशी नरेश को रेजिडेंट्स की सलाह पर ही शासन का संचालन करना होता था। जब ब्रिटिश सरकार ने पुरानी संधियों को मनमाने ढंग से व्याख्या करना शुरू किया तो अब ब्रिटिश सरकार पुरानी संधियों को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। अब देशी नरेशों के अधिकार, पद, प्रतिष्ठा आदि सभी ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संपन्न हुई संधियों का अब कोई संबंध नहीं रहा। इससे देशी नरेशों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। ब्रिटिश सरकार की ओर से देशी नरेशों को उपाधियां दी जाने लगी तथा उनके लिए तोपों की सलामी निर्धारित कर दी। किसी देशी नरेश से नाराज होने पर ब्रिटिश सरकार उसके लिए निर्धारित तोपों की सलामी कम कर देती थी। दरबारों का आयोजन। ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता प्रदर्शित करने के लिए अनेक भव्य दरबारों का आयोजन किया जाता था। 1877 में लॉर्ड लेटन ने दिल्ली में एक भव्य और विशाल दरबार का आयोजन किया, जिसमें भारत में सभी देशी नरेश शामिल हुए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी स्वामी भक्ति भी प्रदर्शित की। इस प्रकार 1903 और 1911 में भी दरबार आयोजित किए गए। इन दरबारों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के वैभव से देशी नरेशों को प्रभावित करना था। देशी राज्यों के आंतरिक प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश सरकार ने इस सिद्धांत के अनुसार कार्य किया कि किसी भी राज्य के शासक के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए उसे समस्त अधिकार प्राप्त थे। किसी भी राज्य के शासक की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकृत व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। कई ऐसे अवसर भी आए जब ब्रिटिश सरकार ने उस राजकुमार को उत्तराधिकारी नहीं माना जिसे गद्दी पर बैठने का सबसे अधिक हक था और उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को चुना। 1891 में मणिपुर का शासक सूर्यचंद्र महल से भाग निकला और उसका छोटा भाई कुलचंद्र गद्दी पर बैठ गया। ब्रिटिश सरकार ने उसके अधिकार को तो स्वीकार कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने कुलचंद्र सिंह के छोटे भाई टिकेंद्रजीत सिंह को बंदी बना लिया क्योंकि उसने मणिपुर में हुए विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। टिकेंद्र चंद्र सिंह को फांसी की सजा दी गई और मणिपुर के शासक
कुलचंद्र सिंह को भी बंदी बना लिया गया तथा एक अल्पवयस्क बालक को गद्दी पर बिठा दिया। जब हैदराबाद के निजाम ने अपने प्रधानमंत्री सलारजंग को पदच्युत किया तो ब्रिटिश सरकार ने निजाम को बाध्य किया कि वह सलारजंग को पुनः प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करे, क्योंकि सलारजंग अंग्रेजों का समर्थक था। इति नमस्कार।